तो डेलीगेशन में लास्ट टाइम देखा था कि डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स थे। एक एलिमेंट्स था आपका अथॉरिटी, दूसरा था रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा था अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या कि पावर टू टेक डिसीजंस, कि जो भी आप काम कर रहे हैं तो क्या आपके पास वो काम करने का अधिकार है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए और आपके पास प्रॉपर अथॉरिटी ना हो तो फिर आप वो काम को परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, है ना। और अथॉरिटी क्या होता है, तो इसका जो मूवमेंट होता है वो आपके टॉप से बटन की तरफ होता है, यानी कि इसका जो मूवमेंट है वो टॉप मैनेजमेंट से क्या होता है, लोअर मैनेजमेंट की तरफ चलता है, ठीक है। धीरे धीरे हम अपने पावर को क्या करते हैं, नीचे वाले को ट्रांसफर करते जाते हैं। सेकेंड एलिमेंट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या था कि जो भी ऑब्लिगेशंस आपको दिए गए हैं वो आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कि अथॉरिटी के साथ साथ अगर आपको ये पावर दिए गए तो पावर के साथ साथ ये भी तो बताया जाएगा कि आपको काम कौन कौन से करने हैं। तो जो काम आपको करने हैं दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन इज योर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जवाबदेही। कि अगर ठीक है आपने अपने पावर को ट्रांसफर कर दिया, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दिया, लेकिन आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको ये काम सौंपा गया था, आप इसके लिए जवाबदेह हैं, भले ही आप काम किसी और से करवा रहे हैं लेकिन इसकी जवाबदेही किसकी होगी, आपकी होगी, ठीक है। तो दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। उसके बाद से हमने डिफरेंस देखा था कि अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी डिफरेंस क्या है। तो मीनिंग आपका क्या कहता है कि राइट टू कमांड। अथॉरिटी क्या है कि राइट टू कमांड है, कि किसी को ऑर्डर देने का राइट है कि नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म एन असाइन टास्क, कि आपका जो दायित्व है कि जो भी काम आपको सौंपा गया है आप उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अकाउंटेबिलिटी क्या है कि आंसरेबल फॉर द आउटकम ऑफ द असाइन टास्क, कि जो भी आपका जो आउटकम निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, जो काम सौंपा गया था आपको उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके लिए आंसरेबल कौन होगा, आप होंगे या आपने जो काम किसी और को सौंपा था वो होंगे। ये चीज क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। ओरिजिन, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। अथॉरिटी कहाँ से आता है, फॉर्मल पोजीशन से, कि आप किस जॉब पोजीशन पे काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपका पावर होगा। एक क्लर्क जो बैंक में काम कर रहा हो और एक जो मैनेजर होगा, दोनों की अथॉरिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। और ये दोनों अथॉरिटी आ कहाँ से रहा है, तो उसके जॉब पोजीशन के हिसाब से। रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से होता है, तो अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, कि जब आपका अथॉरिटी ट्रांसफर होता है ऊपर वाले से नीचे वाले की तरफ, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होता है कि ठीक है हम आपको ये पावर, अपने कुछ पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये पावर अगर आपको ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये काम आपको करके देना होगा, और वही आपकी क्या हो जाएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और अकाउंटेबिलिटी में क्या बोला, अराइजेस फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी, क्योंकि अब जवाबदेही होगी आपकी कि भैया आपको ये काम करके देना था, आप ये काम किए कि नहीं किए। अब डेलीगेशन देखते हैं, तो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी को आप क्या कर सकते हैं, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी इंटरनली डेलीगेटेड, पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं सौंपा जा सकता है। और अकाउंटेबिलिटी मैंने पहले भी आपको बोला था कि कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, आप अपनी जवाबदेही किसी और को नहीं दे सकते हैं। अगर आप किसी में, मान लीजिए कि आप सेल्स मैनेजर हैं किसी कंपनी में, और जो आपके सेल्स एजेंट हैं वो मार्केट में जाते ही नहीं है, क्लाइंट से बुरा व्यवहार करते हैं और इसके चलते सेल्स फिगर डाउन हो जाता है। तो जब कंपनी क्या करेगी, कंपनी जवाब आपसे मांगेगी कि आपकी जवाबदेही थी कि इतना सेल्स होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, है ना। वहां पे अगर आप एरिया सेल्स मैनेजर हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ठीक है हमारे एजेंट नहीं गए तो ये नहीं हो पाया, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जवाबदेही किसकी है, आपकी है। फ्लो जो है यानी कि मूवमेंट, फ्लो या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, तो बोला है कि अथॉरिटी का मूवमेंट डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड फ्लो फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। रेस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो अपवर्ड होता है, अपवर्ड की तरफ चलता है, यानी कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ चलता है। इसमें अपवर्ड होता है, इसमें मूवमेंट क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। और इसका भी मूवमेंट क्या होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है। सुपीरियर, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ, कि जो भी ऊपर वाला व्यक्ति होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो अकाउंटेबल होगा कि काम क्यों नहीं परफॉर्म हो पाया, जब जवाब देने का टाइम आएगा तब। इसीलिए पहले आपको समझाए थे कि अगर किसी भी विभाग में कोई समस्या होती है या कोई घटना घटती है तो उसका असर सीधे किस पे पड़ रहा था, डीएम पे पड़ रहा था, क्योंकि सारे विभाग का हेड वो था, सुपीरियर वो था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को।
यस सर। ठीक है। अब डेलीगेशंस का फायदा क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, क्यों पावर को डेलीगेट करना चाहिए, क्यों पावर को ट्रांसफर करना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहला फायदा बोला डेलीगेशन का कि इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो क्या करता है, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड फॉर मैनेजर्स, मैनेजर्स के वर्कलोड को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। इट कैन दस utilize their time in more important and creative work instead of works of daily routine। जब आप अपने कामों को, जो वो काम जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव नेचर के ना हो, या जो आपके जूनियर स्टाफ भी आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप उतना पावर अपने जूनियर स्टाफ को ट्रांसफर कर देते हैं कि लो भैया ये काम तुम कर लेना। तो आपके पास ज्यादा समय बचेगा ना क्रिएटिव तरीके से क्या करने का, सोचने का, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका मैनेजमेंट ज्यादा इफेक्टिव तरीके से क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा। ठीक है। दूसरा बोला एम्प्लॉय डेवलपमेंट। डेलीगेशन से एम्प्लॉय डेवलपमेंट कैसे होता है, तो एम्प्लॉयज गेट मोर अपॉर्चुनिटी। जब डेलीगेशन होगा तो एम्प्लॉयज को क्या मिलेगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, ताकि वो क्या कर सके, काम कर सके, अपने टैलेंट को दिखा सकें। यूटिलाइज देयर टैलेंट विच अलाउज देम टू डेवलप दोज स्किल्स which will enable them to perform complex tasks and improve their career prospects। तो देखिए ऑब्वियस सा बात है, डेलीगेशन में आप क्या कर रहे हैं, पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं। जो आप ज्यादा पावर प्रोवाइड करेंगे किसी को और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, तब वो पहले से बड़ा और बेहतर काम करेगा। अब उसको नया काम करने का मौका मिल रहा है ना। और जब कुछ नया करने का मौका मिलता है तो आपके अंदर के पर्सनल टैलेंट्स भी क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट आपको एक दूसरा बेनिफिट मिल जाता है, इंपॉर्टेंस होता है किसका, डेलीगेशन का। द थर्ड इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। responsibility of work delegated builds self esteem of an employee। ठीक है। क्या करता है, एम्प्लॉय के सेल्फ एस्टीम को, ठीक है, उसको क्या करता है, बिल्ड करता है। सेल्फ एस्टीम क्या होता है कि आत्मसम्मान जो है, एंड इम्प्रूव हिज कॉन्फिडेंस, और साथ ही साथ क्या करेगा, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेगा। जब आपको कोई टफ काम दिया जाता है ना, बचपन में आप अपने घर में भी देखे होंगे कि कोई ऐसा काम जो जनरली बड़े लोग करते हैं, और अगर वो काम आपको सौंपा गया और आपने उस काम को क्या किया, एकदम सही समय पे, नियत समय पे, सही तरीके से परफॉर्म कर दिया, तो आपके अंदर एक सेल्फ एस्टीम आता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार हम ये काम क्या कर सकते हैं, आगे भी अगर कोई बड़ा काम सौंपा जाएगा तो हम उसे आसानी से परफॉर्म कर लेंगे। he feel encouraged and tries to improve his performance further। ठीक है। तो ये तीसरा आपका इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन का, कि एम्प्लॉयज को क्या करता है, मोटिवेट करता है। फोर्थ इज योर फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। trained and experienced employees are able to take up leading positions in new ventures। क्योंकि आप डेलीगेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, उसको ज्यादा पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो साथ साथ उसको आप क्या करेंगे, ट्रेंड भी करेंगे। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उन एम्प्लॉयज को, ताकि वो क्या कर सके, अपने जो इनहेरेंट स्किल्स हैं, जो उनके अंदर छिपी हुई स्किल्स है, उसको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। और इससे क्या होता है कि वो लीडिंग पोजीशन जो होते हैं, जो आगे के फ्यूचर में वो ज्यादा बड़े पोजीशन क्या कर पाएंगे, होल्ड कर सकते हैं। और इसका फायदा क्या होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को होगा, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाएगा, आगे से तेजी की तरफ बढ़ेगा, तेजी से ग्रोथ की तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ आपको मिल जाता है एज अ फोर्थ पॉइंट। पांचवा पॉइंट बोल रहा है बेसिस फॉर मैनेजमेंट हायरार्ची। जो मैनेजमेंट हायरार्ची बनाया गया है ना, मैनेजमेंट हायरार्ची क्या होता है, जो आपका ट्री है, कि सबसे ऊपर में सीएमडी होंगे, उनके अंदर में क्या होंगे, डिविजनल हेड्स होंगे, डिविजनल हेड्स के अंदर आपके क्या होंगे, दूसरे मैनेजर्स होंगे, फर्स्ट लाइन मैनेजर, सेकंड लाइन मैनेजर्स। तो ये सारा जो आपका जो एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है मैनेजमेंट का, और ये जो मैनेजमेंट हायरार्ची क्रिएट होता है, ये पूरा किस बेसिस पे होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे ही होता है। डेलीगेशन ऑफ वर्क एस्टेब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। क्या करता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डेवलप करता है, विच आर बेसिस ऑफ हायरार्ची ऑफ मैनेजमेंट। द सिक्स पॉइंट इज योर बेटर कोऑर्डिनेशन। The element of delegation, authority, responsibility, and accountability helps to define the power, duties, and answerability related to various job positions, which results in developing and maintaining effective coordination। देखिए कोऑर्डिनेशन हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किए थे, जब मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तालमेल बैठाना, है ना, एक समन्वय एस्टेब्लिश करना और किसी भी संस्थान के अंदर में। तो जब आपका प्रॉपर तरीके से चीजें डेलीगेट होंगी, तो सबको पता रहेगा कि उनकी अथॉरिटी क्या है, एवरीबॉडी विल नो कि उसकी अथॉरिटी क्या है, कौन सा काम, कौन कौन से पावर है उसके पास, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि उसके पास कौन कौन सा, अगर उसको ये पावर सौंपे गए हैं
तो उसे कौन कौन से कामों को परफॉर्म करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसकी आंसरेबिलिटी क्या है कि किन कामों के लिए उसकी जवाबदेही होगी। जब ये तीनों चीज पूरी तरीके से क्लियर होगा किसी का माइंड में जब वो काम कर रहा हो, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि हर व्यक्ति दूसरे से ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर पाएगा, कोऑर्डिनेट कर पाएगा, ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर पाएगा, कोऑर्डिनेट कर पाएगा, क्योंकि सब किसी को क्लियरली पता है कि उसे कौन सा काम करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है किसके, डेलीगेशन के। आगे मूव करते हैं। इसके बाद डेलीगेशन से ही मिलता जुलता एक और नया कंसेप्ट आता है जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, लेट्स सी। डिसेंट्रलाइजेशन मींस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रूआउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अथॉरिटी का डेलीगेशन थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन और फिर डेलीगेशन क्या एक ही चीज है या उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है? लेट्स सी, डेलीगेशन में क्या था, व्हेन वी टॉक अबाउट डेलीगेशन, तो इट सिंपली मीन्स transfer of power from one superior to one subordinate। किसी एक सुपीरियर से जब पावर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसी एक सबऑर्डिनेट के पास, तो इसको डेलीगेशन कहते हैं। लेकिन जब यही काम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किया जाएगा, यानी कि जब पूरा ऊपर से पावर ट्रांसफर होते होते नीचे लेवल तक जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है आपका डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। सो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। This empowers lower levels to take decisions regarding problem faced by them without having to go to the upper levels। अब अगर किसी फैक्ट्री एरिया में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जानते हैं कि सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे नीचे स्तर पे सुपरवाइजर्स काम करते हैं। अब आप खुद सोचो, फैक्ट्री में प्रॉब्लम है और सुपरवाइजर को, टॉप मैनेजमेंट को अगर फोन करके पूछना पड़ेगा सर अब क्या किया जाए, तो फिर क्या काम संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा ये होता है कि जो सबसे निचले स्तर तक भी जो आपके मैनेजरियल पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, वहां तक भी क्या हो जाए, आपका पावर पहुंच जाए, ताकि वो क्या कर सकें, उस बेसिस पे इफेक्टिव डिसीजंस ले पाए। In other words, decision making authority is given to all the employees at all levels depending on the job each one of them are handling. An organization is centralized when the decision making authority is retained by the top level management। तो देखिए, सेंट्रल आपका ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज दोनों हो सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि आपके पास जो भी पावर्स हैं वो आप क्या कर रहे हैं, नीचे के लेवल से मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। और सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कोई पावर किसी के साथ शेयर नहीं करता है, वो सारे पावर क्या करता है, अपने पास रिटेन रखता है, अपने पास ही रखा रहता है। तो आपके हिसाब से आपको कौन बेहतर लगता है, डिसेंट्रलाइजेशन की सेंट्रलाइजेशन? किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अगर सेंट्रलाइजेशन होगा तो फिर हर एक छोटे बड़े काम के लिए क्या करना होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट को आना पड़ेगा, किसके पास, मिडिल या टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। या मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि सारा पावर किसके पास है, टॉप लेवल के पास। तो क्या काम इफेक्टिव तरीके से हो पाएगा? नो सर, नहीं, संभव ही नहीं है। जिसको जो काम करना है उस काम के हिसाब से उसके पास पावर ही नहीं रहेगा, तो काम संभव हो पाएगा? संभव ही नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा, सेंट्रलाइज की डिसेंट्रलाइज? डिसेंट्रलाइज। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है ये देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन,
पहला बोला डेवलप्स इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट, इट हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस in subordinate as they are given freedom to take their own decision। तो डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा क्या होगा कि ऑब्वियस बात है कि पावर वर्ड सब चला गया आपके निचले वाले मैनेजर्स के पास या जो सबऑर्डिनेट काम कर रहा है उसके पास। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बूस्टअप होता है और वो ज्यादा आत्मनिर्भर हो पाते हैं। Develop managerial talents for future. The training given by organization and the experiences gained from the handling the project increases the talent of the managers and employees। ऑब्वियस बात है कि अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट किसी को सौंपेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, हैंडल अगर कर लेता है, तो ये उसके टैलेंट्स को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। ठीक है, और ट्रेनिंग वोनिंग देने के साथ साथ उसको क्या हो जाएगा कि जो उसके इनहेरेंट कैपेबिलिटीज हैं उसमें क्या होगा, पहले से ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, जिससे क्या होगा कि आपके मैनेजरियल टैलेंट्स डेवलप हो पाएंगे फॉर द फ्यूचर। आपको ज्यादा बेहतर मैनेजर मिल पाएंगे फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में अगर कोई काम करना है तो आप आसानी से क्या करें, कर लें। फिर क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। सिंस द मैनेजरियल डिसीजंस आर टेकन एट ऑल लेवल नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। यहां ध्यान दीजिएगा, मैनेजरियल डिसीजंस आर टेकन एट ऑल लेवल्स नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। जहां पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जहां पे एक्चुअली में काम हो रहा है, वहीं पे डिसीजंस क्या किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। अगर आपको फैक्ट्री एरिया में प्रॉब्लम है तो सुपरवाइजर ही डिसीजन ले लेगा। सुपरवाइजर ऊपर के मैनेजर के पास नहीं जाएगा डिसीजन लेने के लिए या पूछने के लिए, अगर बहुत ज्यादा क्रूशियल मैटर नहीं है या उसके पावर से बाहर है ना। तो वहां पे क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगा। जहां पे जो समस्या है उसको वहीं पे हल कर दो, सॉल्व कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा कि कोई भी समस्या आता है तो उसके ऊपर तुरंत डिसीजन लेके उसको सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। चौथा क्या है, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। आप खुद सोचिए, अगर सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होगा तो सारे डिसीजन कौन लेगा, टॉप मैनेजमेंट लेगा कि भैया अगर सामान बनाना है तो उसमें 1 किलो रॉ मटेरियल लगेगा कि 2 किलो रॉ मटेरियल लगेगा। ईच एंड एवरी डिसीजन विल बी टेकन बाय द टॉप मैनेजर इन अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि समस्या खड़ा हो जाएगा, जिससे काम करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समस्यात्मक हो जाएगा, थोड़ा सा वहां पे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा काम करने में। तो यहाँ पे अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, इससे रिलीफ मिल जाएगा टॉप मैनेजमेंट को। बाय द डेलीगेशन ऑफ वर्क द डेली मैनेजरियल जॉब्स आर असाइन टू द सबऑर्डिनेट। जो भी डेली नेचर के काम है वो किसको सौंप दिए गए, आपको सबऑर्डिनेट्स को सौंप दिए गए। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हो जाएगा कि जो ऊपर के मैनेजर्स होंगे, जो सुपीरियर होंगे, उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा और वो उस टाइम को यूज कर पाएंगे थोड़े क्रिएटिव एक्टिविटीज पे या क्रिएटिव थिंकिंग पे। पांचवा पॉइंट है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। It allows the departmental heads and employees to perform in best possible manner, considering all aspects of their department, which in turn increases productivity, efficiency and facilitates growth। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन होने से क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से क्या करेगा, काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर वे में क्या करेगा, आगे ग्रोथ मतलब चल पाएगा। जब प्रॉपर तरीके से सब कुछ चलेंगी तो ग्रोथ भी क्या होगा, अचीव हो जाएगा। तो ये आपको क्या करता है, ग्रोथ फैसिलिटेट करता है। छठा पॉइंट कहता है बेटर कंट्रोल। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस इज पॉसिबल एट ईच लेवल विच रिजल्ट इन कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। तो देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का के होने के साथ साथ क्या है कि जब डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा तो सब पहले से ही टारगेटेड रिजल्ट दे दिए जाएंगे। टारगेटेड रिजल्ट आपको दे दिए जाएंगे हर एक काम के लिए, और उस हिसाब से ही काम का परफॉर्मेंस जो होगा वो क्या होगा, मेजर होगा कि जो परफॉर्मेंस हुआ है वो क्या एक्चुअल के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से हम बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम हर काम के लिए पहले से क्या किए हैं, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए और उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, अब इसके बाद से देख लेते हैं कि डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। ये आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आता है कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में अंतर क्या होता है, बताएं। सबसे पहले बोला आपका कि नेचर क्या है, तो डेलीगेशन क्या होता है कि कंपलसरी एक्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके नीचे में कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट अगर आपके अंदर में काम कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उसको पावर देना ही होगा। जब तक उसको पावर नहीं देंगे तो काम कैसे करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि ऑप्शनल पॉलिसी है। ये अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो लागू कर सकता है। अगर वो चाहता है कि नहीं हम सारा डिसीजन टॉप लेवल ही लेगा तो ठीक है। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज मान लो कि एक छोटा दुकान है, तो वहां छोटा दुकान है तो क्या डिसीजन कौन लेगा, जो ओनर होगा सारे सारे डिसीजन ओनर ही लेगा। तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट। तो ये एक ऑप्शनल पॉलिसी होता है। फ्रीडम ऑफ एक्शंस की बात करें
तो लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजन ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर। ठीक है, डेलीगेशन में क्या होता है कि ज्यादा कंट्रोल होता है सुपीरियर के द्वारा। सुपीरियर फिक्स कर देता है कि भैया तुमको ये काम करना है, इसी तरीके से करना है। लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स, हेंस देयर ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि अब हर एक व्यक्ति को उसका काम सौंप दिए और पूरी तरीके से छोड़ दिए कि तुम अपने हिसाब से क्या करो, काम करो। तो ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन किसमें होता है? डिसेंट्रलाइजेशन में होता है। स्टेटस की अगर बात करें, इट इज अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क। डेलीगेशन किस लिए किया जा रहा है? तो डेलीगेशन किया जाता है लागू ताकि आप क्या कर सकें, टास्क को शेयर कर सकें, काम को छोटे टुकड़ों में बांट लें ताकि आराम से काम क्या हो जाए, पॉसिबल हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जो पॉलिसी डिसीजन है टॉप मैनेजमेंट का, उसके हिसाब से लागू किया जाता है। स्कोप की बात करें, इट हैज अ नैरो स्कोप एज इट इज लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट, इमीडिएट सबऑर्डिनेट। तो हम पहले ही बोले कि डेलीगेशन में क्या होता है कि एक सुपीरियर होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है। एक सुपीरियर से अगर आप सबऑर्डिनेट को पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज योर डेलीगेशन। इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं होता है। तो इसका स्कोप क्या है, थोड़ा नैरो है, क्योंकि ये बस सिंगल सुपीरियर को और सिंगल सबऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, आपको इन्वॉल्व कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इट हैज अ वाइड स्कोप एज इट इंप्लाइज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि डेलीगेशन को कहां तक पहुंचा देता है, लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक। मैनेजमेंट। पर्पस देखें तो पर्पस क्या है, नैरो है, एज इट इज कन्फाइंड टू अ सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। उद्देश्य से कोई खास नहीं है, बस क्या है कि नीचे वाले से काम करा लेना है, कि जो हमारा सबऑर्डिनेट मेरे अंडर में काम कर रहा है उससे काम को सही तरीके से क्या करा लेना है, परफॉर्म करा लेना है। डेलीगेशन का पर्पस बस इतना ही है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या है कि इंक्रीजेस द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब कि फ्री तरीके से वो क्या कर सके, काम कर सके, ये चीज प्रोवाइड करना। इसका मकसद क्या है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के को क्या करना, ग्रोथ फैसिलिटेट करना, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या करना, इंप्रूव करना। किसका? डिसेंट्रलाइजेशन का। लेकिन डेलीगेशन का सिंपल सा फंडा है कि जो भी आपके सबऑर्डिनेट किसी सुपीरियर के अंडर में काम कर रहे हैं, उससे उस काम को परफॉर्म करा लेना ही क्या है, डेलीगेशन है। उसका आपको बहुत ज्यादा मतलब वाइड स्कोप नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चैप्टर आपका यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद से एक माइंड मैप लास्ट में दिया हुआ है कि चैप्टर में जो भी हम लोगों ने चीजें डिस्कस की हैं उसी को पॉइंट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आप आसानी से क्या कर सकें, चैप्टर्स को दिमाग में रख सकें। एंड दिस इज हाउ आवर फिफ्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग इज ओवर। फिर अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपने 6th चैप्टर को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चन? नो सर, नो। ठीक है, तो क्लास में पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं, और इसका बैकअप वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा कुछ देर बाद। ठीक है।